प्रिय छात्रों, नमस्कार। गत कक्षा में आपको सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ाया गया था और इस सभ्यता के 4 टॉपिक्स मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए थे, जिनमें से मैंने आपके साथ 3 पर चर्चा की थी। एक सिंधु सभ्यता के नामकरण पर मत, इसके नामकरण पर 3 मत प्रचलित हैं, जिनके बारे में मैंने आपको विस्तृत रूप से बता दिया था। दूसरा आपको बताया था सिंधु सभ्यता के इतिहास जानने के स्रोत, उनके बारे में आपको अवगत करवा दिया था। तीसरा, इस सभ्यता के निर्माता कौन हैं, उसके बारे में आपको बता दिया गया था। आज अपन बात करेंगे सिंधु सभ्यता के विस्तार के बारे में। यहाँ इस तरीके से आपको कभी भी प्रश्न नहीं पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता का विस्तार बताइए। इसके प्रश्न पूछने के 2 तरीके होंगे। अगर ये अल्टरनेटिव या बहुविकल्पी प्रश्न आपको पूछा जाता है तब तो इसके छोर पूछे जाते हैं। अगर अति लघुरात्मक प्रश्न पूछा जाता है तो सीधा सा एक प्रश्न होता है कि सिंधु सभ्यता का विस्तार बताइए। यहाँ आपको विस्तार बताना किस तरीके से हुआ, इसका उत्तर और दक्षिण। उत्तर में ये कहाँ से, मांडा से लेकर के, इसको आपको ध्यान से देखना है। उत्तर में मांडा से लेकर के ये कश्मीर से प्रारंभ होती है। ये दूसरी बात है। इतिहासकार केसी श्रीवास्तव इस क्षेत्र को रहमान ढेरी मानते हैं कि ये रहमान ढेरी से प्रारंभ होता है। यहाँ आपको ध्यान देना है कि रहमान ढेरी आपको किस तरीके से याद करना है और मांडा किस तरीके से याद करना है। दक्षिण में ये देमाबाद तक फैलती है। ये क्षेत्र महाराष्ट्र में है। और पश्चिम में ये सूत कांगेंडोर तक है। ये स्थान बलूचिस्तान में है। और पूर्व में ये आलमगीरपुर तक फैली हुई है। आलमगीरपुर यूपी में है। अब आपको ध्यान इसमें यह रखना है, यहां इन 2 पे ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर अपन केसी श्रीवास्तव पे नहीं जाते हैं तो उत्तरी छोर इसका मांडा कश्मीर से मानते हैं और दक्षिण छोर देमाबाद महाराष्ट्र में और पश्चिम में सूत कांगेंडोर बलूचिस्तान और पूर्व में ये आलमगीर तक फैली हुई है। कई बार आपसे यह प्रश्न ये कर लेता है कि सिंधु सभ्यता का वह कौन सा छोर है जो वर्तमान में पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ है, तो आप सीधे के सीधे पश्चिमी छोर पे चले जाओगे। पश्चिमी छोर में कौन सा, सूत कांगेंडोर बलूचिस्तान, ये वर्तमान में पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ है। या इन चारों के स्टेट पूछता है तो मांडा का है, मांडा आए तो आप कश्मीर कर देंगे और आलमगीरपुर आए तो आप यूपी कर देंगे और देमाबाद आए तो आप महाराष्ट्र कर देंगे। अब क्या है, ये सभ्यता है, इसका आकार या प्रकृति कैसी है ये पूछता नहीं, आपको वैसे ही याद करना है। त्रिभुजाकार, ये त्रिभुजाकार की आकृति की ये सभ्यता है और ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है और इसका क्रमशः विस्तार होता जाता है। ये विस्तार होता कैसे जाता है, क्यों सभ्यता है, इसके ज्यों-ज्यों नवीन उत्खनन कार्य होते रहते हैं त्यों-त्यों इस सभ्यता का विस्तार होता रहता है। तो यहाँ से आपको छोटी सी 2 ही बातें याद करनी है। एक तो इसका विस्तार उत्तर में लेकर दक्षिण में कहाँ तक, पूर्व से पश्चिम कहाँ तक, और पाकिस्तान से इसकी कौन सी सीमा सटी हुई है और इसकी आकृति कैसी है, इसके ऊपर चर्चा करनी है। अब अपन चर्चा करेंगे सिंधु सभ्यता के क्षेत्रों पे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि सिंधु सभ्यता के क्षेत्रों पर आपको एक लघुरात्मक प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन उससे पहले सिंधु सभ्यता की स्थिति के बारे में अपन विवेचन करेंगे। किसके क्षेत्र हैं, उनका विभाजन किस प्रकार से होता है। सिंधु सभ्यता पहले वृहत्तर भारत में थी। परिणाम क्या हुआ, भारत हमेशा से ही विदेशी जातियों का चारवाहा या चरने का स्थान रहा है। यहाँ प्राचीन काल से जातियाँ आती रही। कभी यहाँ शक आए, कभी यहाँ हूण आए, कभी यहाँ कुषाण आए, कभी यहाँ पहलव आए, कभी यहाँ पार्थियन आए, कभी यहाँ अरब आए, कभी यहाँ तुर्क आए और कभी यहाँ मुगल आए। और अंत परिणाम ये हुआ कि हिंदुस्तान में यूरोपीय जातियों का आगमन हो गया। और इन यूरोपीय जातियों का आगमन हुआ, इसके साथ ही उनके हिंदुस्तान पे आधिपत्य करने की इच्छा जागृत हो गई, जिनमें प्रमुख थे
चाहे वो पुर्तगाली हों, चाहे वो डच हों, चाहे वो नीदरलैंड के हों और चाहे वो अंग्रेज हों। यहाँ सबसे ज़्यादा भारत पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अंग्रेज और फ्रांस में यहाँ हिंदुस्तान को लेकर के उनके बीच संघर्ष प्रारंभ हो गया और उन्होंने अनुभव कर लिया कि जिस भी शक्ति का समुद्र पर अधिकार होगा उसी का हिंदुस्तान पर आधिपत्य होगा। परिणाम यह हुआ, सबसे अंत में अंग्रेजों का हिंदुस्तान में आधिपत्य रहा। परिणाम स्वरूप अंग्रेज यहाँ पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और निरंतर उनका आधिपत्य स्थापित होने के कारण उसका विद्रोह होना भी आवश्यक था। जब किसी चीज़ की अति होती है तो एक संभवतः प्रकृति का नियम है कि उसका विरोध होता है और परिणाम यह हुआ कि कालांतर में हिंदुस्तान से अंग्रेजों का भी विरोध होने लगा और एक रोज अंग्रेजों को यह निश्चित हो गया कि आपको हिंदुस्तान छोड़ना निश्चित है और उन्होंने अपनी नीति का अनुसरण करते हुए जाने से पहले यह निश्चित कर लिया कि जिस रोज हम हिंदुस्तान को छोड़ करके जाएंगे उस रोज हिंदुस्तान सुदृढ़ नहीं हो, उस रोज हिंदुस्तान विकसित नहीं हो और ऐसा पंगु और क्या ऐसा हिंदुस्तान बना करके जाएं कि ये अपनी ही समस्याओं से घिरा रहे। परिणाम ये हुआ, अंग्रेजों ने हिंदुस्तान छोड़ने से पहले हिंदुस्तान का विभाजन कर दिया और हिंदुस्तान दो भागों में विभाजित हो गया। एक भाग पाकिस्तान के रूप में अस्तित्व में आ गया और दूसरा हिंदुस्तान के रूप में अस्तित्व में आ गया। जिस रोज हिंदुस्तान का विभाजन होता है, सिंधु सभ्यता के जितने भी महत्वपूर्ण स्थल है वो पाकिस्तान में चले जाते हैं। अक्सर एक यक्ष पर्सन आपसे यही पूछता है कि सिंधु सभ्यता के उन स्थानों के नाम बताइए जो वर्तमान में पाकिस्तान में हैं। यहाँ अगर बात करें अपन क्षेत्रों की, यहाँ 9-10 क्षेत्र हैं जिनमें से अक्सर एक क्षेत्र के बारे में आपसे लघुरात्मक रूप का प्रश्न पूछा जाता है। ये क्षेत्र कौन से हैं? एक तो पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान के क्षेत्र अक्सर पूछता है तो आपसे 3 पर ही प्रश्न किया जाता है, या तो मोहनजोदड़ो पे प्रश्न करता है, या हड़प्पा पे प्रश्न करता है, या चनहूदड़ो पे प्रश्न करता है। उसके अलावा आपसे प्रश्न करता है वो हिंदुस्तान पे करता है। हिंदुस्तान पे प्रश्न किस तरीके से करता है कि पहला प्रश्न तो कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत का वह कौन सा प्रांत था जहां सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुए, या भारत के उस राज्य का नाम बताइए जहां से सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुए। वह था गुजरात। अब गुजरात के अलावा भारत के कौन कौन से राज्य थे जहां सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल प्राप्त हुए? गुजरात के बाद आपकी क्या आता है? हरियाणा आता है, क्या आता है? पंजाब आता है, और क्या आता है? राजस्थान आता है। सिंधु सभ्यता के जो भी महत्वपूर्ण स्थल थे उनमें से अधिकांश हिस्सा उत्तरी भारत में था, दक्षिण भारत में बहुत कम था। एक वो हिस्सा था जो पाकिस्तान में थे। पाकिस्तान में आपको बताया कि जब आपसे प्रश्न पूछता है तो 3 के बारे में पूछता है, या तो मोहनजोदड़ो के बारे में पूछता है, या हड़प्पा के बारे में पूछता है, और या चनहूदड़ो के बारे में पूछता है। अब ये पूछता है कि इनके बारे में पूछता कैसे है? अगर लघुरात्मक प्रश्न पूछेगा तो वहां सिर्फ एक नाम आपके सामने होगा, या तो मोहनजोदड़ो का होगा, या हड़प्पा का होगा, या चनहूदड़ो का। अब आए आप गुजरात में। गुजरात में अक्सर आपको 2 ही स्थानों के बारे में प्रश्न पूछता है, या तो लोथल के बारे में आपसे यक्ष प्रश्न किया जाता है, या धोलावीरा के बारे में आपसे प्रश्न किया जाता है। हरियाणा में आपसे लघुरात्मक प्रश्न कभी भी नहीं किया जाता। यहाँ आपसे अति लघुरात्मक प्रश्न पूछा जाता है और तो सीधा सीधा पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता की उन स्थानों के नाम बताइए जो वर्तमान में हरियाणा राज्य में स्थित है। पंजाब में भी यही स्थिति है और राजस्थान में भी यही स्थिति है। यहाँ आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जिसमें हिंदुस्तान का विभाजन हुआ उसमें हिंदुस्तान के 2 प्रांतों का भी विभाजन कर दिया गया। आधा पंजाब पाकिस्तान में चला गया था और आधा पंजाब हिंदुस्तान में रह गया था। आधा बंगाल पाकिस्तान में चला गया था, आधा बंगाल हिंदुस्तान में रह गया था। जो भाग बंगाल का पाकिस्तान में गया था वो 1971 में उससे भी पृथक होकर के आज बांग्लादेश के रूप में अस्तित्व में आ गया। अब अपने को याद किस तरीके से करना है? यहाँ आपको राजस्थान में कालीबंगा को, और यहाँ आपको धोलावीरा और लोथल को, और ये क्षेत्रों। अब शुरुआत करते हैं हम हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा के बारे में
इन क्षेत्रों का जब भी अध्ययन करेंगे तो हम उनकी स्थिति का भी अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हड़प्पा, एक छोटी सी बात, कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। यहाँ मैं छोटा सा लिखता हूँ पाक, और पाकिस्तान के किस प्रांत में है? पंजाब में। और पंजाब के किस जिले में है? मोंटगोमरी जिले में। मोंटगोमरी जिले में। इस जिले का वर्तमान में नाम परिवर्तित कर दिया गया है और इसे आधुनिक साहिवाल कहते हैं। आधुनिक साहिवाल कहा जाता है। वर्तमान में ये इस नाम से जाना जाता है और किस नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ हमारे पास तथ्यात्मक रूप से 4 बातें हैं, वो एक स्थान पर हो गई है। अगर देश आए तो पाकिस्तान कर देंगे, अगर स्टेट आए तो पंजाब कर देंगे, और डिस्ट्रिक्ट आए तो मोंटगोमरी कर देंगे। और मोंटगोमरी को आधुनिक रूप में या आधुनिक काल में किस जिले के नाम से जाना जाता है? शाहीवाल के नाम से। और किस नदी के तट पे है? रावी नदी के तट पे। अब अगली बात है, जितने भी क्षेत्र हैं उनका कोई न कोई उत्खननकर्ता अवश्य है। तो अगली बात, इसके उत्खननकर्ता, दूसरी लाइन में हम पढ़ेंगे इसके उत्खननकर्ता को। इसके उत्खननकर्ता क्या क्रम से विस्तार हुआ था? पहले अगर आए तो दयाराम शाहानी ने, दयाराम शाहानी, माधव स्वरूप वत्स, और मार्टिन वहीलर महोदय ने इसका उत्खनन कार्य करवाया था। इन दोनों ने 1920 से 22 के बीच अपने कार्य को अंजाम दिया था। अगर सर्वप्रथम आए तो दयाराम शाहनी कर देंगे, फिर आए तो माधव स्वरूप वत्स कर देंगे, और व्यापक रूप से आए तो मार्टिन वहीलर महोदय कर देंगे। तीसरी बात, अपन इसकी विशेषताओं मिलेंगी। यहाँ से आपको विशेषताएं कौन कौन सी मिलती हैं जिनको आपको याद करना। यहाँ से आपको 3-4 मूलभूत बातें हैं वो एक साथ आपको याद करनी है। जिनका प्रथम बार उत्खनन आपको हड़प्पा से मिलता है, एक कपास। ये मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूँ, वैसे ये बात कृषि में पढ़ी जाएगी। अगर प्रश्न ये आ जाए कि कपास की खेती का सर्वप्रथम उत्खनन कार्य कहाँ से हुआ? हड़प्पा से। दूसरा, एक कब्रिस्तान का प्रकार बेड़ा, R37 आकार के कब्रिस्तान। या तो ये पूछता कि सिंधु सभ्यता में कितने प्रकार के कब्रिस्तानों के अवशेष मिले, या सिंधु सभ्यता के उन स्थानों के नाम बताइए जहां से R37 आकार के कब्रिस्तान प्राप्त हुए। एक शव का प्रकार था और ये 2 स्थानों से प्राप्त होता है, एक तो पंजाब के हड़प्पा से और दूसरा भारत के पंजाब से। भारत के पंजाब से ये कहाँ से मिलता है? रोपड़ से। तीसरा आपको याद करने वाला यहाँ जो महत्वपूर्ण बात है वो स्वास्तिक के चिन्ह की। अब कहते हैं कि स्वास्तिक का चिन्ह सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुआ? स्वास्तिक के चिन्ह के अवशेष हैं वह सर्वप्रथम हड़प्पा से प्राप्त होता है। अब लेकिन कई बार ये यक्ष प्रश्न पूछता है कि वह स्वास्तिक के चिन्ह का उपयोग क्यों करते थे? तो सीधी सी बात है, वास्तु दोष को दूर करने के लिए। किसे? वास्तु दोष का दूर करने के लिए या इससे बचने के उपाय के रूप में वो अपने घरों पर स्वास्तिक का चिन्ह धारण करते थे। ये तीनों बातों के जो अवशेष थे सर्वप्रथम हड़प्पा से प्राप्त होते थे। आज मैंने आपको संक्षिप्त में छोटा हिस्सा बताया था। हालांकि इन क्षेत्रों के बारे में आपको एक तो इनकी स्थिति का ध्यान रखना है, कहाँ स्थित हैं, किस राज्य में है, किस जिले में है और किस नदी के तट पर स्थित है, और इनके उत्खननकर्ता कौन है। और फिर आपको 3 और 4 इनकी महत्वपूर्ण विशेषताएं याद करनी है, और वो विशेषताएं याद करनी है जो अन्यों से पृथक हैं और इन क्षेत्रों में प्रथम बार उनका अस्तित्व में आया था। आज अपन ज़्यादा क्षेत्रों पर चर्चा करना चाहते थे लेकिन हड़प्पा तक ही सीमित रहेगी। अगली कक्षा में अपन मोहनजोदड़ो, सोनभद्र और भारत के अन्य क्षेत्रों की चर्चा करेंगे। शुक्रिया।